मूल अधिकार वाले चैप्टर से इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का जो मेरा कोचिंग नोट्स है उसको आज एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। और मूल अधिकार से जितने भी प्रकार के चाहे जिस भी एग्जाम का प्रश्न हो सब इससे कवर हो जाता है मेरे ये इस कॉपी से। तो देखते हैं, पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे उसके जिस्ट की ओर। पहला प्रश्न है हम लोगों का कि संविधान के अनुच्छेद 25। देखिए, आपको पता होगा कि संविधान के अनुच्छेद 25 जो है वो किससे है? धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे? क्योंकि अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता नहीं भी पता है तो आगे सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। और इस अनुच्छेद 25 में जो धार्मिक स्वतंत्रता कहा है उसका किसके अधिकार के अधीन नहीं है? इस प्रश्न को समझिएगा कि इस धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है वो किसके अधीन नहीं है। ठीक, तो अब देखिए, इस धार्मिक स्वतंत्रता पर अनुच्छेद 25 में प्रतिबंध भी लगाने की बात करती है कि कैसे कैसे धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाई जा सकती है। तो ये स्थिति ये देखिए कि आपकी धार्मिक स्वतंत्रता पर तभी प्रतिबंध लगाई जा सकती है अगर आपकी सार्वजनिक व्यवस्था या लोक व्यवस्था पर क्या हो रही है? बाधा पहुंच रही है, या आपके स्वास्थ्य को क्या हो रहा है? बाधा पहुंच रहा है, तो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाई जा सकती है। या सदाचार पर, किसी प्रकार के समाज या लोगों के सदाचार पर बाधा पहुंच रहा है तो धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाई जा सकती है। तो ये तीन शब्द का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 25 में कि सार्वजनिक व्यवस्था या लोक व्यवस्था, इसी को कहते हैं। स्वास्थ्य के आधार पर अगर मान लीजिए धर्म आपको कहता है 25 दिन भूखा रहिए, आप मर ही जाइएगा, तो ऐसी स्थिति में भी आपकी धार्मिक स्वतंत्रता पर लगाई जा सकती है प्रतिबंध, सदाचार की स्थिति पर। लेकिन मानवतावाद जैसे बात का इसमें उल्लेख नहीं हुआ है तो इसके किसके अधीन नहीं है? तो मानवतावाद इसके अधीन, यानी अनुच्छेद 25 के अधीन नहीं है। अब हम लोग आते देखते हैं इसमें धार्मिक स्वतंत्रता पर क्या क्या बात कही गई है। उससे पहले आपको बता दें कि भारत की जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में है। भाग 3 भारतीय संविधान का, और उसमें अनुच्छेद 12 से 35, कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23-24, क्या बोल रहे हैं? अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, और अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29-30 अभी सब आगे लिखा हुआ है, आपको स्क्रीनशॉट करने का मौका दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करती है। तो इसमें अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि अनुच्छेद 25 में कि भारतीय नागरिकों को अपने इच्छा अनुसार धर्म को मानने, उसका आचरण करने और अंतःकरण से उसका पालन करने की स्वतंत्रता रहेगी। भारतीय नागरिकों को किसी भी धर्म को स्वतंत्रता पूर्वक मानने, आचरण करने की स्वतंत्रता होगी। इसी अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अब ऑप्शन ऑब्जेक्टिव बना के दिया जा सकता है कि सिखों को कटार रखने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में लिखी गई है? तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ही सिख जो है 6 इंच तक का कटार रख सकता है अपने साथ, तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। और इसी अनुच्छेद 25 में ही लिखा हुआ है बौद्ध, जैन और सिख ये तीनों धर्म हिंदू माने जाएंगे। क्या लिखा गया है कि बौद्ध धर्म और सिख जो है ये तीनों धर्म हिंदू माने जाएंगे। ये अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है। तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं आपको विशेष रूप से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 कहता है कि धर्म से संबंधित संगठन बनाने की लोगों को स्वतंत्रता होगी। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो है हिंदू दल, मुस्लिम दल, सिख दल जो होते हैं, ये धर्म से संबंधित जो संगठन है बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के अंतर्गत दी गई। अनुच्छेद 27 में धार्मिक कर पर प्रतिबंध, जैसे कि आपने सुना होगा कि जजिया कर लगाया जाता था, यानी गैर मुस्लिम जो प्रजा होती थी उसमें मुस्लिम शासक जजिया कर लगा देता था, वो क्या था? धार्मिक कर था। तो अनुच्छेद 27 यानी 27 कहता है कि धार्मिक कर किसी प्रकार का भी नहीं लगाई जाएगी। और अनुच्छेद 28 कहेगी कि धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध होगा। क्या होगा? धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या क्या बातें कही गई है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए कि जब राष्ट्रीय आपातकाल, आप जानते हैं आपातकाल 3 प्रकार का है, जिसमें से एक आपातकाल है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसमें अनुच्छेद 352 के तहत मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। देखिए, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो मूल अधिकारों का क्या होता है? निलंबन कर दिया जाता है। मतलब क्या है कि मूल अधिकार लोगों का
कुछ मूल अधिकार को सीमित कर दी जाती है, लेकिन कौन कौन से मूल अधिकार का सीमित नहीं किया जा सकता, तो उसमें से है अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 को सीमित किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकता है, लेकिन जब अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, यानी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाई जाती है, तो उस समय FR मतलब फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब यहीं पर 352 अनुच्छेद 352 से संबंधित है कि अनुच्छेद 352 के तहत जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगती है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 358 एक्टिव हो जाता है और ये कहता है कि अनुच्छेद 19 को, जो क्या है आपकी स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है, उसको राष्ट्रपति की शक्ति द्वारा सीमित कर दी जाती है। और अनुच्छेद 359 कहता है कि 20-21 को छोड़कर, मतलब आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को छोड़कर पूर्ण सभी मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। तो अब देखिए, ये आपको ये पढ़ाया गया कि आपातकाल से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है, 352, 356 और 360। लेकिन आखिर मूल अधिकार निलंबित कैसी होती है, तो इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 358 है। जो आर्टिकल 358 क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल के लगते ही अनुच्छेद 19 एक्टिव हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। और अनुच्छेद 359 क्या कहता है कि जो है 20-21 को छोड़कर बाकी सभी निलंबित हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कुछ मूल अधिकार आपने सुना होगा कि भारत के सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, और कुछ मूल अधिकार जो है संपूर्ण व्यक्तियों को प्राप्त है। तो दो तरह के मूल अधिकार हैं। तो देखिए, जब आप भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो उसमें दो तरह के वर्ड लिखे होंगे। कुछ मूल अधिकार में नागरिक शब्द का उल्लेख किया गया है, क्या, सिटीजन्स, नागरिक। तो जिस मूल अधिकार में नागरिक शब्द का उल्लेख किया गया है वो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। लेकिन कुछ मूल अधिकार में नागरिक के जगह जो है व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का, व्यक्ति शब्द का प्रयोग। और जिस सब में व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है वो भारतीय हो या कोई विदेशी सैलानी हो जो भारत में घूमने आया हो या काम करने आया हो, उसको भी प्राप्त है। तो अब देखिए, सिर्फ भारतीयों को प्राप्त कौन कौन सा मूल अधिकार है, तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। याद रखिएगा, 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 मूल जो अनुच्छेद है, इसके तहत जो भी मूल अधिकार मिलते हैं वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसमें नागरिक शब्द का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 15 में क्या है, सामाजिक समता। सामाजिक समता क्या है कि लिंग, भाषा, धर्म आदि के आधार पर किसी का साथ भेदभाव नहीं होगा, यह अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 क्या कहते हैं, लोक नियोजन में समानता, मतलब सरकारी नौकरी में जो समानता का अवसर प्रदान की जाती है, यह सिर्फ भारतीय नागरिकों को है। अनुच्छेद 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह भारतीय व्यक्ति को सिर्फ प्राप्त है। अनुच्छेद 29 भाषा और संस्कृति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग में शिक्षण संस्थान चलाने, इसी के तहत अनुच्छेद 30 के तहत ही मदरसा का स्थापना किया जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो कौन कौन से मूल यानी मूल अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो 15, 16, 19, 29 और 30। इसके अंतर्गत क्या क्या है ये भी आपने समझ लिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज के तरफ। नेक्स्ट पेज में हम लोगों का है, जैसे आपको मूल अधिकार के बारे में बताया, समानता का अधिकार, जैसे बोले थे ना 14 से 18 समानता का अधिकार। उसके बाद स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 और अल्पसंख्यक हितों की सुरक्षा अनुच्छेद 29-30। और आपको पता होगा अनुच्छेद 31 को, जिसमें संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया। अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत मूल अधिकार को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा सुनवाई की जाती है मूल अधिकार के उल्लंघन में। अब देखिए, अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार है। आपको पता होगा कि अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, ये 14 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 15 में आपको बताया सामाजिक समता, यानी जाति, धर्म, वंश, लिंग आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। तो अनुच्छेद 14 से 18 में आप अनुच्छेद 14 में बताया समता का अधिकार, और 15 में सामाजिक समता, अनुच्छेद 16 और पता होगा आपको क्या है, और 17 में आपका छुआछूत का अंत होती है, 18 में उपाधियों का अंत। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये मूल अधिकार की एक लिस्ट है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अच्छे से इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, लक्ष्मीकांत बुक में आगे क्या कहता है कि देखिए,
प्रेस की आज़ादी, बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया कि प्रेस यानी मीडिया की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है। तो मीडिया की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) यानी 19(1)(k) में मीडिया की स्वतंत्रता, जो प्रेस की स्वतंत्रता निहित है, वो किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत शामिल है। अब मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रीट जारी करता है कि अगर मान लीजिए किसी का मूल अधिकार उल्लंघन हुआ है, तो जैसे बहुत सारे रीट है, अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेषण है, उसके बाद आपका क्या है, बंदी प्रत्यक्षकरण है। तो इस तरह की जो रीट है, रीट जारी करने का अधिकार किसको किसको है? तो रीट जारी करने का अधिकार आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को रीट जारी करने का अधिकार प्राप्त है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी करता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार का रीट जारी करता है। तो हाई कोर्ट को एक रीट जो ज़्यादा जारी करता है वो क्या है? इंजक्शन, जिसका मतलब होता है अंतरिम राहत। अंतरिम राहत यानी इंजक्शन जो रीट है सिर्फ हाई कोर्ट जारी कर सकता है। तो ये आप बोल सकते हैं कि रीट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर है, ये उल्टा जैसा स्थिति बन जाती है। तो रीट 5 प्रकार का कौन? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट, यहाँ HC मतलब हाई कोर्ट है अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार का। ये छठा रीट यानी कौन सा रीट है जो सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं कर सकता? तो इंजक्शन, जिसका मतलब है अंतरिम राहत, ये सिर्फ हाई कोर्ट जारी करता है। अब आगे देखते हैं मूल अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। तो देखिए, मूल अधिकारों में संशोधन कोई भी अकेले नहीं कर सकता है। मूल अधिकारों में संशोधन, मूल अधिकार अस्थाई नहीं है, इसमें भी संशोधन हो सकती है। तो कौन कौन कर सकता है इसमें संशोधन? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी तीनों मिलकर और तीनों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? आप लोगों को पता होगा, संसद। भारतीय संसद के अंतर्गत 3 अंग है संसद के, कौन कौन? LS मतलब लोकसभा, RS मतलब राज्यसभा और प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर मूल अधिकारों में संशोधन कर सकता है, या एक शब्द में लिखेगा तो संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है। और मूल अधिकार से संबंधित कोई भी शक्ति किसे प्राप्त नहीं है? तो राज्य के विधानसभाओं को मूल अधिकार से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(2) क्या बोल रहे हैं? अनुच्छेद 13(2), भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13(2) है, वो क्या कह रहा है? विधायी कार्यों के लिए न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति प्रदान करता है। वैसे देखिए, न्यायिक पूर्वालोकन की चर्चा भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं की गई है, लेकिन उससे मिलता जुलता शब्द जो मिलता है, या जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि न्यायिक पूर्वालोकन की अवधारणा जो है वो किस अनुच्छेद के तहत मिलती है? तो अनुच्छेद 13(2) यानी 13(2) के तहत न्यायिक पूर्वालोकन का जो है शक्ति प्रदान करता है भारतीय संविधान को। और ये न्यायिक पूर्वालोकन लिया कहाँ गया है? USA से लिया गया है, ठीक है। और यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि न्यायिक पूर्वालोकन से शब्द भारतीय संविधान में कहीं भी चर्चा नहीं की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब OBC का आरक्षण, OBC में जैसे कि आप अल्पसंख्यक वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, कौन सा? अति पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड कास्ट जो देखते हैं, इसके अंतर्गत संबंधित कौन से आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4), ये दोनों अनुच्छेद OBC आरक्षण से संबंधित है। तो आरक्षण आपको पता है कि 3 प्रकार का हो सकता है। एक शिक्षण संस्थान में एडमिशन को लेकर, जैसे IIT कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन में भी आरक्षण मिलता है। उसके बाद सरकारी कॉलेज में आरक्षण, फिर राजनीतिक आरक्षण। राजनीतिक में जैसे आपको पता होगा कि बिहार में एक बार यानी जीतन राम मांझी को क्या बनाया गया था? मुख्यमंत्री। तो किस आधार पर? राजनीतिक आरक्षण के आधार पर। तो अब देखिए, OBC का आरक्षण जो है, शिक्षण संस्थान पर आरक्षण अनुच्छेद 15(4), और उसके बाद सरकारी नौकरियों में आरक्षण की जो बात करती है अनुच्छेद 16(4) की बात होती है। अब आगे देखते हैं कि छुआछूत निवारण अधिनियम यानी अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में संशोधन किस वर्ष? 1976 में किया गया, और इसका नाम नागरिक सिविल अधिकार अधिनियम कर दिया गया। मतलब छुआछूत निवारण अधिनियम में संशोधन कर 1976 में इसका नाम क्या कर दिया गया? नागरिक सिविल अधिकार अधिनियम कर दिया गया। अब आप लोग देखते हैं कि छुआछूत का जो अंत है अनुच्छेद 17 में लिखा हुआ है। तो ये अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत जो है, ये किस अधिकार के अंतर्गत है? तो गलती मत कीजिएगा, अनुच्छेद 14 से 18 क्या है? समता का अधिकार। तो ये जो छुआछूत का निवारण है, समता के अधिकार के अंतर्गत है। लेकिन बहुत बच्चा इसको जो है क्या रखते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार समझ लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये अनुच्छेद जानते हैं, 14 से 17 समता का अधिकार, इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत आता है। हम लोग बढ़ते हैं लास्ट पेज की तरफ, जो कि मूल अधिकार से संबंधित ये जिस्ट का अगला पेज है।
अब है कि एक अपराध के लिए एक दंड, मतलब दोहरे दंड का निषेध। अगर कोई व्यक्ति एक बार चोरी करता है तो उसको एक ही बार सजा मिलेगी, 2 बार सजा नहीं मिलेगी। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 में देखिए 3 बात कही गई है। अगर पूछेगा निम्न में से कौन सी बात अनुच्छेद 20 में नहीं कही गई है, तो पहले तो पता होना चाहिए कौन कौन सी बात कही गई है। पहला बात कहा गया है कि एक अपराध के लिए एक ही दंड होगा, 2 बार दंड नहीं दी जाएगी। दूसरा बात, अपराध के लिए दोष सिद्धि करना होगा। तीसरा है कि अपराध के समय के कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। जैसे आप बोलते हैं कहीं कोई मान लीजिए कि बहुत बुरा हाल हो जाता है या छोटे बच्चियों का रेप हो जाता है, तो लोग कहता है उसको फांसी दे दी जाए। तो इससे संबंधित होता क्या है कि आप जिस समय अपराध किए उस समय जो कानून है उसी के अनुसार सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपके अपराध के लिए अलग से कानून बना के सजा दी जाएगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन कभी कभी विशेष परिस्थितियों में हो सकती है, लेकिन जिस समय जो कानून बना हुआ है उसी कानून के अनुसार सजा मिलेगी, अपराध करते वक्त के कानून के अनुसार। तो 3 बातें की गई है कि अपराध के समय जो कानून है उसी के अनुसार सजा, अपराध के लिए दोष सिद्धि का अधिकार, और एक अपराध के लिए एक ही बार दंड, ये अनुच्छेद 20 के अंतर्गत कही गई है। अब देखिए, महिलाओं और बच्चों के लिए विकास के लिए जो विशेष व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत जानते होंगे कि आंगनबाड़ी केंद्र, महिला विकास मंत्रालय वगैरह का गठन किया गया है। तो यह किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 15(3), महिला और उसके बच्चे, इनके विकास के लिए, महिला और बच्चों के विकास के लिए जो है, कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 15(3) के अंतर्गत ये चीज़ें शामिल की जाती है। अब देखिए, इंदिरा साहनीवाद, जिसको 1992 में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में एक बात गई थी, मंडल कमीशन के आधार पर ओबीसी को आरक्षण दी गई थी। तो इसीलिए उस आरक्षण के विरोध में इंदिरा साहनी नामक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया कि आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण गलत है। तो इसको इंदिरा साहनीवाद या मंडलवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी गई थी, लेकिन इसमें कहा कि नहीं, ओबीसी का आरक्षण कोई गलत नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वे लोग भी पिछड़े हो सकते हैं। तो मतलब ये बात, इसका इंदिरा साहनी का बात को निरस्त कर दी गई थी। लेकिन पूछा जाता है कि इंदिरा साहनीवाद किस से संबंधित है, तो ओबीसी आरक्षण को चुनौती से संबंधित है। इसी वाद का फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार। और आपको पता होगा कि अनुच्छेद 23 और 24 इसके अंतर्गत क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो अनुच्छेद 23 में 3 बातें कही गई है। बलात् श्रम, जबरदस्ती किसी को काम नहीं करवा सकते। बेगार प्रथा, बिना पैसा दिए काम नहीं करवा सकते। और मानव दुर्व्यापार, मनुष्य का खरीद बिक्री नहीं कर सकते। तो ये 3 चीज पर प्रतिबंध कौन सा अनुच्छेद लगाता है? अनुच्छेद 23 लगाता है। और 2-4 साल के बच्चों, मतलब छोटे बच्चों, याद रखने का एक ट्रिक है बस, 2-4 साल के यानी 2-4 साल के बच्चों का बाल श्रम निषेध, बच्चों के लिए काम करने में यानी खतरनाक जगह पर काम करने के लिए निषेध कौन लगाता है? अनुच्छेद 24 लगाता है। तो अनुच्छेद 23 में क्या है? बलात् श्रम, बेगारी प्रथा, मानव दुर्व्यापार पर प्रतिबंध। अब अगला देखते हैं, मूल अधिकार वाद योग्य है। मतलब मूल अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो आप क्या जा सकते हैं कि उसके लिए कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। वो न्यायोचित है, आपको न्याय देगा, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्राप्त है। लेकिन मूल अधिकार स्थायी नहीं है। क्यों स्थायी नहीं है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, इस पर संशोधन कर सकता है। कौन कर सकता है? संसद। संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो चलते मिलते हैं आपका अगला चैप्टर जो है नीति निर्देशक तत्व के जिस्ट के साथ मेरे कोचिंग के कॉपी का। तब तक के लिए बाय।